आज मैं बहुत खेला हूं, इसलिए मैं बहुत थक चुका हूं। इसी कारण मेरी सांस भी फूली हुई है। मेरे फेफड़ों को आराम चाहिए, इसलिए अब 2 घंटे तक मैं सांस नहीं लूंगी। क्या आप ऐसे कभी कह सकते हैं? सच है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा जीना असंभव हो जाएगा। बच्चों, हमारा शरीर एक बड़े कारखाने जैसा है। इस कारखाने में अवयव और इंद्रिय काम करते हैं। आप ज्ञानेंद्रिय और अंतरेंद्रियों के बारे में जानते हैं। ये ज्ञानेंद्रिय और अंतरेंद्रिय दिन रात काम करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के कारण हमें चारों ओर की परिस्थिति का ज्ञान होता है, अर्थात नाक, आंखें, कान, त्वचा और जीभ यानी जिह्वा, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। आंतरेंद्रियों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका काम निरंतर चालू रहता है। आज हम इनके कामों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बताइए तो, यदि आपको खाना न मिले तो क्या होगा? आप एक आध दिन सह पाओगे, है ना? लेकिन आपसे किसी ने कहा नाक बंद करो और सांस भी मत लो, तो ये मुमकिन नहीं है हमें। तो देखिए, सांस लेना और सांस छोड़ना ये हमारी आदत बन गई है। हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। हम सांस न लेने का विचार कर भी नहीं सकते। लेकिन क्या श्वसन के लिए सिर्फ नाक का ही उपयोग होता है? नहीं, यह श्वसन संस्था का कार्य है, जिसमें कुछ आंतरेंद्रिय एक साथ काम करती हैं। चलिए, श्वसन कार्य कैसे चलता है ये जानते हैं। नाक से हवा श्वसन नलिका में जाती है। श्वसन नलिका की 2 शाखाओं के द्वारा यह हवा फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में इन 2 शाखाओं से अनेक शाखाएं निर्माण होती हैं। हर एक शाखा के सिरे पर हवा की थैलियां होती है, उसे वायुकोश कहते हैं। बाहर की हवा वायुकोश में पहुंचने के बाद प्राणवायु वायुकोश के बाहर स्थित रुधिर वाहिनियों के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाई जाती है। इसी तरह शरीर के अन्य भागों से आया कर्ब वायु वायुकोश में मिल जाता है। वह उच्छ्वास के वक्त शरीर के बाहर फेंका जाता है। वायुओं का आदान प्रदान। जब बाहरी हवा वायुकोश में पहुंचती है, तब उसमें स्थित प्राणवायु वायुकोश के बाहर वाली रुधिर वाहिनियों के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार से शरीर के अन्य भागों से आया कार्बन डाइऑक्साइड यह वायु वायुकोश में जाता है। उच्छ्वास के समय शरीर के बाहर फेंका जाता है। इसी तरह वायुकोश में वायुओं का आदान प्रदान होता रहता है। श्वसन मध्य पटल का कार्य। वक्ष गुहा और उदर गुहा, इन दोनों के बीच में पर्दे जैसा अवयव होता है। इसे श्वसन मध्य पटल कहते हैं। पटल यानी पर्दा। श्वसन मध्य पटल जब नीचे वाली दिशा में होता है, तब हम सांस लेते हैं और हवा नाक से श्वसन नलिका में जाती है और उसकी शाखाओं के माध्यम से वायुकोश में भर जाती है। श्वसन मध्य पटल जब ऊपरी दिशा में जाता है, तब उच्छ्वास द्वारा हवा बाहर फेंकी जाती है। यह है हमारी श्वसन संस्था। श्वसन का कार्य करने वाले सभी इंद्रिय मिला के श्वसन संस्था तैयार करते हैं। इसमें नाक, इस ज्ञानेंद्रिय का, और श्वसन नलिका, फेफड़े, श्वसन मध्य पटल, इन आंतरेंद्रियों का समावेश होता है। श्वसन के माध्यम से हवा शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, उसमें हवा कितनी प्रदूषित होती है। अभी यह प्रदूषित हवा हमारे शरीर में जाए तो क्या होगा? लेकिन बच्चों, ऐसे नहीं होता। क्या आपको इसका कारण मालूम है? इसका कारण है श्वसनेंद्रियों के अंदर त्वचा पर महीन बाल अर्थात रोम होते हैं। श्वसनेंद्रियों की आंतरिक सतह पर चिपचिपा पदार्थ श्लेष्म होता है। हवा में कुछ कण उस पर चिपक जाते हैं। इसका परिणाम है कि हवा द्वारा हानिकारक कण फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकते। सोचिए, नुकसान करने वाले पदार्थों से हमारे शरीर को बचाने के लिए प्रकृति ने कितना अच्छा नियोजन किया है ना? फिर भी हम उनके विरोध में जाकर हमारे ही शरीर का नुकसान कर लेते हैं।
वो भी धूम्रपान जैसी बुरी आदतों के कारण। धूम्रपान के कारण सिगरेट, तंबाकू में से निकोटीन के कण फेफड़ों में जाते हैं, जिससे कर्क रोग हो सकता है। पाचन, श्वसन क्रिया समान ही शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए अन्न महत्वपूर्ण है। अन्न के कारण हमें ताकत मिलती है। ये समझ लेने के लिए अन्न की यात्रा कैसे होती है, ये समझ लेना जरूरी है। चलिए, इसलिए हम पाचन संस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे शरीर में अन्न पाचन करने का एक काम अत्यंत लचीली और लंबी नलिका के विविध भागों में होता है। इस नलिका को अन्न नलिका या आहार नाल कहते हैं। इस नलिका का ऊपरी नोक यानी हमारा मुख और निचला नोक यानी गुदद्वार। अन्न नलिका के इन विविध भागों को पचनेंद्रिय कहते हैं। अन्न नलिका के बाहर होने वाली ग्रंथियां भी पाचन के लिए मदद करती हैं। पाचन क्रिया की शुरुआत अन्न मुंह में डालते ही होती है। मुंह में दांत, जीभ और लार, इन सब की क्रियाओं से अन्न को निगल सकेंगे ऐसा नरम गोला तैयार होता है। निगला हुआ अन्न ग्रासिका के माध्यम से जठर में जाता है। जठर इस इंद्रिय का आकार थैली जैसा होता है। इसमें अन्न मथा जाता है। जठर में कई पाचक रस होते हैं, उनके कारण पचन क्रिया होती है। ये क्रिया होते समय अन्न में से रोग जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण अन्न का पतली खीर के रूप में रूपांतर हो जाता है। आगे यह अन्न छोटे आंत में धकेला जाता है। छोटे आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। अन्न पचन की अनेक क्रियाएं यहाँ घटती है। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां जो अन्न नलिका के बाहर होती हैं, जैसे स्वादुपिंड तथा अग्न्याशय, यकृत ग्रंथि, पित्त भी अन्न पचन को मदद करते हैं। इसमें से ही शरीर को उपयुक्त ऐसे पदार्थ तैयार होते हैं और खून में सूखे जाते हैं। फिर रहे सहे पदार्थों की यात्रा बड़े आंत की दिशा की ओर शुरू होती है। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। पाचन क्रिया होने के बाद रहे सहे पदार्थ इस आंत में आते हैं। बचे हुए पदार्थों में बहुत सारा पानी होता है। यहाँ शरीर में सोखा जाता है और विष्ठा यानी शौच तैयार होती है। यह विष्ठा या शौच मलाशय में जमा होती है और बाद में गुदद्वार से बाहर फेंकी जाती है। पाचन संस्थान में जिस तरह अन्य इंद्रिय और अवयवों को महत्व होता है, वैसे ही दांत और जीभ इनका भी महत्व है। ठीक से चबाकर खाए गए अन्न का अधिक जल्दी और अच्छी तरह से पाचन होता है, इसलिए दांतों की निगरानी करना महत्वपूर्ण होता है। हमें पदार्थों का स्वाद और आनंद लेते खाना खाना आना चाहिए। सोचिए, आप पाठशाला से थक के घर आए हो, आपको कसकर भूख लगी है और दरवाज़ा खोलते ही गरम गरम पोहे की सुगंध आ जाती है, तो मुंह में पानी आ जाएगा। हम खाद्य पदार्थों के सुगंध का अनुभव करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा नाक भी होता है। तो फिर हम जब पोहे का निवाला लेते हैं तो कहते हैं, आहा हा, बहुत ही सुंदर स्वाद है कि नहीं? हमारी जीभ हमें वो स्वाद बताती है। यानी हम पहले भोजन का आनंद लेते हैं और बाद में ही पाचन क्रिया शुरू होती है। लेकिन बच्चों, यही नाक और हमारी जीभ हमें अन्न खराब होने की खबर भी झट से देती है। खराब अन्न की रुचि झट से बदलकर बदबू भी आने लगती है। इस परिवर्तन की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं। बच्चों, क्या आपने विचार किया है कि अन्न नलिका से अन्न आगे कैसे जाता होगा? इसका उत्तर है पानी। इस पाचन क्रिया में पानी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अन्न का पाचन होने के लिए अन्न को आगे आगे ले जाता है, अर्थात मुंह से जठर, जठर से छोटी आंत की ओर अन्न की इस यात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। बच्चों, आपको खाते समय कभी सुरहुरी या सूखी खांसी आती है क्या? इस वक्त आपको घर के बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? धीरे से खाना और खाते समय बोलना मत। वैसा क्यों कहते हैं? इसका कारण है अन्न नलिका और श्वास नलिका, इन दोनों का आरंभ गले के पास पास ही होता है। निगला अन्न जब अन्न नलिका में जाता है
तब श्वसन नलिका बंद रहती है। खाते समय बोलने से तथा जल्दी जल्दी खाना खाते समय हमें सूखी खांसी आ सकती है, क्योंकि अन्न के कुछ कण श्वसन नलिका में जाते हैं। खांसी द्वारा वो कण श्वसन नलिका से बाहर फेंके जाते हैं। हमने क्या सीखा? हमने श्वसन संस्था के बारे में जाना। इसमें नाक इस ज्ञानेंद्रिय का और श्वसन नलिका, फेफड़े, श्वसन मध्य पटल इन आंतरेंद्रियों का समावेश होता है। वायुकोश में वायु का आदान प्रदान होता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। श्वसन मध्य पटल का कार्य जाना। हवा की अशुद्धि फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है, इसका कारण है श्वसनेंद्रिय के आंतरिक त्वचा पर छोटी बालों के समान रोम होते हैं। श्वसनेंद्रियों के अंतस्तर पर चिकना श्लेष्म होता है, हवा से कुछ कण उस पर चिपकते हैं। हमारा पाचन कार्य कैसे चलता है, इसकी जानकारी हमने ली। मुंह में दांत, लार और जीभ अन्न का निगलने जैसा नरम गोला तैयार करते हैं। वहां से अन्न ग्रासिका के माध्यम से जठर में जाता है। वहां पाचक रसों के कारण पाचन होता है, रोग जंतु नष्ट किए जाते हैं और खीर जैसा द्रव पदार्थ तैयार होता है। छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है। कुछ ग्रंथियां अन्न पाचन के लिए मदद करती हैं। शरीर को उपयुक्त पदार्थ खून में सोख लिया जाता है। यहां से अन्न बड़ी आंत में आता है। पाचन क्रिया होने के बाद रहा सहा अन्न यहां आता है। पानी सोखा जाता है और विष्ठा या मल तैयार होता है। गुदद्वार से विष्ठा बाहर फेंकी जाती है। यह है हमारी पाचन संस्था। उसमें मुख, लार ग्रंथि, ग्रासिका, जठर, यकृत ग्रंथि, स्वादुपिंड, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदद्वार का समावेश होता है। दांत, जीभ तथा नाक का भी पाचन क्रिया में सहभाग होता है। स्वाध्याय: पाचन कार्य में प्रयुक्त ग्रंथियों के नाम लिखिए। खाना खाते समय निरंतर बोलने वाले रामू को आप क्या सलाह देंगे? कौन क्या कहते हैं? जोड़े लगाओ। वायुकोश, श्वसन मध्यपटल, नाक। इसके द्वारा हवा अंदर आती है, वायुओं का आदान प्रदान होता है। वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में स्थित लचीला अवयव। श्वसनेंद्रियों का काम बताने वाला संवाद तैयार करके आपके मित्र तथा सहेली के साथ कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।